जय हिंद साथियों। नमस्ते सभी को। प्यारे साथियों, मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का और उनसे संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? ए विकल्प में हैं 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। बी विकल्प में हैं 943 ईस्वी से 1293 ईस्वी तक। सी विकल्प में हैं 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। और डी विकल्प में हैं 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक मानी है। 943 ईस्वी से 1293 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और विश्वनाथ जी ने मानी है। 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा जो है गणपति चंद्र गुप्त जी ने मानी है। और 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक आदिकाल की समय सीमा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने मानी है। तो सभी साथी याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है ए विकल्प। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? ए विकल्प में हैं सिद्ध सामंत काल। बी विकल्प में हैं वीर काल। सी विकल्प में हैं प्राचीन काल। और डी विकल्प में हैं पुरानी हिंदी का काल। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहेगा वह भी आदिकाल रहेगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में भी आपको आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी साथी कल भी यानी कि नेक्स्ट क्लास के लिए भी आदिकाल का अध्ययन करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल कहा है। इसके साथ ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल भी कहा है। सिद्ध समंत काल राहुल साकृत्यायन जी ने आदिकाल को नाम दिया था। वीरकाल आदिकाल को विश्वनाथ प्रसाद जी ने नाम दिया। प्राचीन काल नाम आदिकाल को शंभुनाथ सिंह जी ने दिया। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रासो काव्य की कौन सी विशेषता नहीं है? ए विकल्प में हैं युद्धों का सजीव वर्णन। बी विकल्प में हैं सामान्य जनजीवन का वर्णन।
सी विकल्प में है आश्रयदाताओं की प्रशंसा और डी विकल्प में है प्रामाणिकता का अभाव। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि सामान्य जनजीवन का वर्णन यह रासो काव्य की विशेषता नहीं है। रासो काव्य में तो सामान्य जनजीवन का अभाव पाया जाता है। युद्धों का संजीव वर्णन रासो काव्य की विशेषता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा यह भी रासो काव्य की विशेषता है और प्रामाणिकता का अभाव भी रासो काव्य की विशेषता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जोइंदू जी को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? ए विकल्प में हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, बी विकल्प में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी विकल्प में हैं राहुल साकृत्यायन जी और डी विकल्प में हैं वासुदेव जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वह भी हिंदी की तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि वासुदेव जी ने जोइंदू जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने स्वयंभू जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और राहुल साकृत्यायन जी ने सरहप्पा जी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? ए विकल्प में हैं 1, बी विकल्प में हैं 2, सी विकल्प में हैं 3 और डी विकल्प में हैं 4। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। प्रकरण 1 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सामान्य परिचय को शामिल किया है। प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य को, प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य को और प्रकरण 4 में फुटकल रचनाओं को शामिल किया है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कौन सा ग्रंथ श्रृंगारिक ग्रंथ है? ए विकल्प में हैं बिसलदेव रासो, बी विकल्प में हैं खुसरो की पहेलियाँ, सी विकल्प में हैं विद्यापति की पदावली और डी विकल्प में हैं उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कौन सा ग्रंथ श्रृंगारिक ग्रंथ है? सभी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी ग्रंथ श्रृंगारिक माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल में 12 प्रमाणिक ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें 3 ग्रंथ श्रृंगारिक
माने हैं और बाकी 9 जो ग्रंथ है वह वीर काव्य के अंतर्गत रखे हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसने रासो शब्द की उत्पत्ति राउस शब्द से मानी है? ए विकल्प में है गारसा द तासी जी, बी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी विकल्प में है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी और डी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राउस शब्द से मानी है। गारसा दा तासी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चंदबरदाई जी को किसने छप्पियों का राजा कहा है? ए विकल्प में है आचार्य शुक्ल जी, बी विकल्प में है शिव सिंह सैगर जी, सी विकल्प में है गारसा दा तासी जी और डी विकल्प में है डॉक्टर बच्चन सिंह जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि शिव सिंह सैगर जी ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में चंदबरदाई जी को छप्पियों का राजा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंदबरदाई जी को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को किसने विशाल घटना कोश कहा है? ए विकल्प में है नरोत्तम स्वामी जी, बी विकल्प में है डॉक्टर दशरथ शर्मा जी, सी विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र जी और डी विकल्प में है डॉक्टर गुलाब राय जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को विशाल घटना कोश कहा है। नरोत्तम स्वामी जी ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को मुक्तक काव्य माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को विरहत महाभारत माना है और डॉक्टर गुलाब राय जी ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वीराज रासो को किसने प्रामाणिक ग्रंथ माना है? ए विकल्प में है कर्नल जेम्स टॉड जी व बाबू श्याम सुंदर दास जी, बी विकल्प में है हरिओत जी व डॉक्टर दशरथ शर्मा जी, सी विकल्प में है मिश्र बंधु जी व गुलाब राय जी
और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी कवियों ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रामाणिक माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नरपति नाहल्य जी का कौन सा ग्रंथ है? ए विकल्प में है बिसल देव रासो, बी विकल्प में है परमाल रासो, सी विकल्प में है विजयपाल रासो और डी विकल्प में है राम रासो। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि बिशल देव रासो ग्रंथ जो है नरपति नाहल्य जी का माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1155 ईस्वी माना जाता है। यह ग्रंथ 100 पृष्ठों का ग्रंथ है। यह ग्रंथ 4 खंडों एवं 128 छंदों में रचित है। शुक्ल जी के अनुसार यह ग्रंथ घटनात्मक नहीं वर्णनात्मक है। इसमें सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन हुआ है। परमाल रासो ग्रंथ के रचनाकार जगनिक जी माने जाते हैं। विजयपाल रासो ग्रंथ के रचनाकार नल सिंह जी माने जाते हैं और राम रासो ग्रंथ के रचनाकार माधवदास जी माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस ग्रंथ को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है? ए विकल्प में है हमीर रासो, बी विकल्प में है परमाल रासो, सी विकल्प में है खुमान रासो, डी विकल्प में है बिशल देव रासो। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि परमाल रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो ग्रंथ के बारे में अगर हम बात करें तो इसका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है और इसके रचनाकार जगनिक जी माने जाते हैं। इस ग्रंथ में महोबा के राजा परमाल देव जी के 2 प्रसिद्ध वीरों आहला और उदल की वीरता का वर्णन मिलता है। इसमें आहला और उदल के 52 युद्धों का वर्णन भी मिलता है। यह एक वीर रसात्मक रचना है। वीर गीत आहला का वर्षा ऋतु यानी कि आषाढ़ और श्रावण मास के समय गायन किया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस रचना को अर्ध प्रमाणिक माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी रचना देवसेन जी की है? ए विकल्प में है श्रावकाचार, बी विकल्प में है दर्शनसार, सी विकल्प में है द्रव्य स्वभाव प्रकाश और डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए?
सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि ऊपर्युक्त सभी रचनाएं देवसेन जी की मानी जाती है। अगर हम श्रावकाचार रचना के बारे में बात करें तो इसका समय 933 ईस्वी माना जाता है। यह हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी जाती है। श्रावकाचार देवसेन जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार है। यह रचना अपभ्रंश भाषा में रचित है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने इसे हिंदी की प्रथम रचना माना है। इसमें यानी कि श्रावकाचार रचना में 250 दोहों में श्रावक धर्म एवं गृहस्थ कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है। देवसेन जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं लघु, नया चक्कर, भाव संग्रह और तत्वसार। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस ग्रंथ में 205 छंदों का वर्णन मिलता है? ए विकल्प में है पंच पांडव रास, बी विकल्प में है बुद्धि रास, सी विकल्प में है भरतेश्वर बाहुबली रास और डी विकल्प में है उपदेश रसायन रास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वह भी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सकें। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह आदिकाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ में 205 छंदों का वर्णन मिलता है। पंच पांडव रास, बुद्धि रास और भरतेश्वर बाहुबली रास यह तीनों ही रचनाएं जो है शालीभद्र सूरि जी की मानी जाती है। भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1184 ईस्वी माना जाता है। यह एक वीर, श्रृंगार और शांत रस प्रधान खंड काव्य है। मोनीजिन विजय ने इसे जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालीभद्र सूरि जी को हिंदी का प्रथम कवि और भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ को हिंदी की प्रथम रचना माना है। इस रचना में दो भाइयों भरतेश्वर अयोध्या का राजा तथा बाहुबली तक्षशिला का राजा की वीरता व युद्ध के साथ साथ विरक्ति और मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है। उपदेश रसायन रास जो ग्रंथ है जिनदत्त सूरि जी का माना जाता है और इसका प्रकाशन वर्ष 1134 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ में 32 छंदों का वर्णन मिलता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंदन बाला रास रचना किसकी है? ए विकल्प में है जिन धर्म सूरि जी, बी विकल्प में है आसगु कवि जी, सी विकल्प में है विजय सेन सूरि जी और डी विकल्प में है सुमति गण जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए?
क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि आसगु कवि जी की रचना मानी जाती है। चंदनबाला रास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1200 ईस्वी माना जाता है। यह जालौर राजस्थान में रचित 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। इसमें चंपा नगरी के राजा दधिवामन जी की पुत्री चंदनबाला जी के जीवन की कथा का वर्णन हुआ है। जीव दया रास आसगु कवि जी की एक अन्य प्रमुख रचना भी हमें मिलती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी रचना जिन धर्मसूरी जी की है? ए विकल्प में है स्थूलीभद्र रास, बी विकल्प में है रेवंतगिरी रास, सी विकल्प में है नेमिनाथ रास और डी विकल्प में है जंबूस्वामी रास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर जो साथी ए विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी जी की रचना मानी जाती है। स्थूलीभद्र रास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1209 ईस्वी माना जाता है। इस रचना में स्थूल और कोशा नामक वैश्या की प्रेम कथा को वर्ण्य विषय बनाया गया है। रेवंतगिरी रास रचना जो है विजयसेन सूरी जी की मानी जाती है और इसका प्रकाशन वर्ष 1231 ईस्वी माना जाता है। रेवंतगिरी रास रचना जो है 4 कड़वकों में विभक्त है। इसमें जैन तीर्थकर गिरिजी तथा तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिभा का प्रतिपादन किया गया है। नेमिनाथ रास जो ग्रंथ है यह सुमतिगण जी का माना जाता है और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1213 ईस्वी माना जाता है। यह 58 छंदों में रचित लघु रचना है। जंबूस्वामी रास रचना जो है धर्मसूरी जी की मानी जाती है और इसका प्रकाशन वर्ष 1209 ईस्वी माना जाता है। इसमें जैन महात्मा जंबूस्वामी जी के चरित्र का वर्णन हुआ है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कछुली रास रचना किसकी है? ए विकल्प में है पलहण जी, बी विकल्प में है धनपाल जी, सी विकल्प में है जयदेव मुनि जी और डी विकल्प में है प्रज्ञा तिलक जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर जो साथी डी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि कछुली रास रचना जो है प्रज्ञा तिलक जी की मानी जाती है। कछुली रास रचना का प्रकाशन वर्ष 1306 ईस्वी माना जाता है। यह एक मुक्तक काव्य है। पलहण जी की रचना का नाम है आबू रास। इसका प्रकाशन वर्ष 1232 ईस्वी माना जाता है। धनपाल जी की रचना का नाम है भविष्यत कहा और इसका प्रकाशन वर्ष 11वीं शताब्दी माना जाता है। जयदेव मुनि जी की रचना का नाम है भावना संधि। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है। परमात्म, प्रकाश और योगसार रचनाएं किसकी हैं? ए विकल्प में है महेश्वर सूरी जी, बी विकल्प में है जोइंदू जी, सी विकल्प में है धनपाल जी और डी विकल्प में है स्वयंभू जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं जोइंदू जी की मानी जाती है। इन्हें यानी कि जोइंदू जी को योगिंदु, योगेंद्र मुनि आदि नामों से भी जाना जाता है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पाहुड़ दोहा रचना किसकी है? ए विकल्प में है मोहन अवस्थी जी, बी विकल्प में है राजशेखर सूरी जी, सी विकल्प में है राम सिंह जी और डी विकल्प में है महेश्वर सूरी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। पाहुड़ दोहा रचना किसकी है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर जो साथी सी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना राम सिंह जी की मानी जाती है। पाहुड़ दोहा रचना में 222 दोहे शामिल है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दोहा कोश रचना किसकी है? ए विकल्प में है स्वयंभू जी, बी विकल्प में है सरहप्पा जी, सी विकल्प में है सबरप्पा जी और डी विकल्प में है लुईपा जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और अक्सर यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही जाता है। दोहा कोश रचना किसकी है? सभी उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर जो साथी बी विकल्प को चुन रहे हैं वह बिल्कुल सही है, यानी कि यह रचना सरहप्पा जी की मानी जाती है। सरहप्पा जी 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। राहुल साकृत्यायन जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। इन्हें यानी कि सरहप्पा जी को सरहप्पाद, सरोज वज्जर और राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। राहुल साकृत्यायन जी ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके गुरु बौद्ध दार्शनिक हरिभद्र जी माने जाते हैं। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य जी ने सरहप्पा जी को बंगला भाषा का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं उपदेश गीति और चर्या गीत। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के बेहतरीन टॉप 20 क्वेश्चन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे अगली क्लास में। तब तक के लिए
जय हिंद।